नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट 2 आनुवांशिकता में। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आनुवांशिकता, आनुवांशिकी, विभिन्नता और आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। और इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि आनुवांशिकता के जनक यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को सफलता कैसे मिली, उनके सफलता के कारण क्या थे और उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना उसके बारे में। और साथ में पढ़ा था मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में। यदि जिन्होंने नहीं देखा होगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 आनुवांशिकी शब्दावलियाँ, यानी आनुवांशिकता में काम में आने वाले शब्द बहुत सारे हो तो शब्दावलियाँ, उनके अर्थ के बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन की। देखिए, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं 23 जोड़ी गुणसूत्रों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है, यानी कि इनको जो कंट्रोल करने वाली इकाई है, उसे हम कहते हैं जीन। तो जीन किसे कहते हैं और इसका नामकरण किसने दिया था उसके बारे में बात करते हैं। तो जीन का नाम जो था वो जोहानसन ने दिया था। जीन नाम जोहानसन ने दिया था। और ये होती क्या है उसके बारे में, तो गुणसूत्रों को, यानी कि जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले, उनको नियंत्रित करने वाली इकाई, यानी कि उनको कंट्रोल करने वाली इकाई जीन कहलाती है। गुणसूत्रों को नियंत्रित करने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं और जीन नाम दिया था जोहानसन ने। जोहानसन ने नाम दिया और गुणसूत्रों को नियंत्रण करने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 2 यानी कि युग्म विकल्पी की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, अर्थात 2 साथ में। विकल्प यानी कि ऑप्शन जो होते हैं। तो ठीक इसी तरह इसकी परिभाषा भी यही है कि एक लक्षण को एक लक्षण यानी कि एक गुणसूत्र के 2 विपर्यासी समूह होते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था 7 जोड़ी गुणसूत्रों के लिए 7 विपर्यासी समूह जो थे उनको हमने पढ़ा था। तो विपर्यासी यानी कि 2 विकल्प होना युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक लक्षण के 2 विपर्यासी समूह होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। ये युग्म विकल्पी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। ये इसी के ही प्रकार हैं और नाम इनसे भी पता चलता है। समयुग्मजी यानी कि जब युग्म विकल्प समान हो दोनों तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, और दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जब एक ही जीन के या एक ही लक्षण के दोनों विपर्यासी समूह हैं समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। और जब दोनों विपर्यासी समूह हैं अर्थात युग्म विकल्प जो हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं, असमान हो तो उन्हें या उन विकल्पी को हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो जीन युग्म विकल्पी के बारे में पढ़ा, युग्म विकल्पी के 2 प्रकार, समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में।
इसके बाद है उन्हीं दो टॉपिक जैसे कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो हमने पढ़ा था, युग्म विकल्पी के दो प्रकार, उन्हीं में आपस में अंतर, ये भी महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान से देखें। समयुग्मजी ये शुद्ध प्रकार के होते हैं, जबकि ये विषमयुग्मजी जो है वो शुद्ध प्रकार के नहीं होते, क्योंकि इनमें संकर पाया जाता है यानी मिश्रण पाया जाता है। ये केवल एक प्रकार का युग्मक बनाते हैं, जैसे कि नाम से ही पता है समयुग्मजी यानी एक ही प्रकार होगा, समान होगा, जबकि इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। तीसरा है इनमें अलील का मतलब है समान समूह है, युग्मकों का समूह है वो समान होता है, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये अलील इनका समान है, जबकि इसमें अलील समूह है यानी युग्मक समूह है समान नहीं होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। चौथा अंतर है इनमें ओज यानी कि संकरण यानी कि अतिरिक्त मिश्रण जो है उसका अभाव होता है, जैसे कि ऊपर वाले तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं समान ही रहते हैं, अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, जबकि इसमें ओज या संकर होता है जिसके कारण ये शुद्ध नहीं होते, जैसे कि तीसरे पॉइंट में है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये चार समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद है नंबर 3 लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप और जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। देखें दो अलग अलग है पर इनमें समानता है और अंतर दोनों पाए जाते हैं। लक्षण प्रारूप सजीव की बाह्य आकारिकी यानी कि बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं, अर्थात बाहरी आकारिकी को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं, जबकि सजीव की आनुवांशिक संरचना यानी कि आंतरिक आकारिकी या आंतरिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। अब है इनमें अंतर, देखें पहला अंतर तो ये खुद इनकी परिभाषा ही हो जाती है, सजीव के बाह्य आकार जो होते हैं उसको हम लक्षण प्रारूप और आंतरिक संरचना को हम जीन प्रारूप कहते हैं। फिर देखिए लक्षण प्रारूप जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात लक्षण प्रारूप में समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तन संभव हो सकता है, यानी उसकी बाहरी आकारिकी चेंज हो सकती है, बदल सकती है, जबकि उसकी आंतरिक संरचना या आनुवांशिक संरचना है वो जीवन भर, उस जीव की जीवन भर अपरिवर्तनशील यानी कि फिक्स ही रहती है। तीसरा अंतर है इसका अध्ययन, यानी कि लक्षण प्रारूप को हम बाहर से देखकर अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष अवलोकन करना संभव हो सकता है, जबकि जीन प्रारूप का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, इसका अध्ययन उनके पूर्वज और उनके संतति के संकरण द्वारा ही संभव हो सकता है। चौथा अंतर है समान फिनोटाइप वाले जीव, यानी कि वे जीव जिनका लक्षण प्रारूप समान हो उनका जीनोटाइप भी समान हो ये जरूरी नहीं है, अर्थात उनका जीनोटाइप असमान हो सकता है, जबकि समान जीनोटाइप वाले अर्थात वे जीव जिनका जीन प्रारूप समान है तो उन जीवों का फिनोटाइप भी समान ही होगा, अर्थात लक्षण प्रारूप समान है तो जीन प्रारूप समान हो भी सकते हैं नहीं भी, परंतु जब जीन प्रारूप समान है तो उनका लक्षण प्रारूप भी समान ही होगा। नोट करें। चलिए बात करते हैं नंबर 5 F1PD, नंबर 6 है F2PD। तो F1PD कहते हैं जब जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, प्रथम संकरण करवाया जाता है, तो उससे प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम F1PD कहते हैं। जनक यानी कि माता पिता नर और मादा जनकों के मध्य प्रथम संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। F2PD F1 के मध्य, जो F1 यानी पहली पीढ़ी प्राप्त हुई थी उनके मध्य यदि संकरण करवाया जाए पुनः, उससे प्राप्त पीढ़ी को F2PD कहते हैं। अर्थात जनकों का सबसे पहला संकरण करवाया जाता है तो उससे प्राप्त पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 कहते हैं, जबकि दूसरा यानी F1PD जो प्राप्त होती है उन्हीं के मध्य यदि पुनः संकरण करवाया जाए
तो जो प्राप्त पीढ़ी होती है उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है, यानी कि दर्शाया जाता है, बनता है, उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि प्रकट होता है वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता, उसे हम F यानी कि अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए नर और मादा का प्रथम संकरण यदि करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो उससे जो बनने वाली संतान है उसे हम कहेंगे F1। और इसी F1 में यदि मान लीजिए अन्य F1 के साथ दोबारा संकरण करवाया जाए तो उससे बनने वाली संतानोत्पत्ति को हम कहते हैं F2 पीढ़ी। तो F1 में यदि मान लीजिए बच्चे में यदि पिता के लक्षण हैं तो वह पिता का लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, जबकि माता वाला प्रकट नहीं होता तो उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद है संकरण यानी कि क्रॉस। देखिए संकरण कहते हैं और संकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले संकरण की। वांछित गुणों को या वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए वांछित गुणों को या वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए जनकों जैसे कि नर और मादा के परस्पर संलयन को संकरण कहते हैं। देखिए विभिन्न लक्षणों को और गुणों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के नर और मादा का आपस में संकरण यानी सेचन करवाया जाता है, संलयन करवाया जाता है, जिससे एक अन्य या नई जाति बनती है। उस जाति में उन दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं और प्राप्त जाति को या प्राप्त संतति को संकर संतति या संकर कहते हैं। उदाहरण है जैसे घोड़ा और गधा, इन दोनों के संकरण से प्राप्त जाति खच्चर जो प्राप्त होती है उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि दोनों के गुणों को प्राप्त करने के लिए इन दोनों में अलग अलग जातियों में परस्पर संलयन करवाया जाता है, जिससे नई अन्य जाति प्राप्त होती है, तीसरी जाति प्राप्त होती है, जिसमें दोनों जनकों के गुण होते हैं। जैसे खच्चर में अधिक तेज दौड़ना या अधिक तेज दौड़ सकता है वह जो घोड़े का गुण आता है, साथ में गधे के गुण भी होते हैं, अधिक ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा सामान को वह ढो सकता है, तो दोनों के गुण प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इस जाति को संकर जाति कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके प्रकारों की। संकरण संख्या के आधार पर, अर्थात जो लक्षण हमें प्राप्त करने हैं, जो गुण हमें चाहिए, उनके आधार पर निम्न प्रकार का होता है। जैसे एकल संकरण, या एक संकर संकरण भी इसे कहते हैं। दूसरा है द्विसंकर संकरण
तीसरा त्रिसंकर संकरण, और चौथा है बहुसंकर संकरण। देखिए, जब वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाता हो, और जब दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता हो, त्रिसंकर संकरण में 3 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात 3 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लक्षणों का अध्ययन करना हो तो उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण का अध्ययन करना हो या एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल संकरण या एक संकर संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें 2 लक्षण का अध्ययन किया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। और वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और यदि 3 से ज़्यादा या बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो उस संकरण को बहुसंकर संकरण कहते हैं। मोनो हाइब्रिड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें जिसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसमें कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और इसमें पॉली यानी कि बहुत सारे लक्षणों का तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आगे है संकरण का 5वां प्रकार या रूप संकर पूर्वज संकरण। इसे पहले हमने पढ़ा था एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। यदि एकल संकरण संकरण से प्राप्त जो पीढ़ी है उसका जो अनुपात ज्ञात किया जाता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का, तो उसे कहते हैं एकल संकर अनुपात। और द्विसंकर संकरण से प्राप्त पीढ़ी का अनुपात ज्ञात करते हैं जीनोटाइप या फेनोटाइप के रूप में, तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण अनुपात। चलिए बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण। जैसे कि नाम से पता है संकर करवाया जाता है पूर्वज के साथ, उसे संकरण, उस संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी से प्राप्त किसी एक का जनक या तो नर हो या मादा हो, उनमें से किसी एक के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति और जनक नर या मादा के साथ यदि पुनः संकरण करवाया जाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। दूसरा है परीक्षण संकरण, और चौथा है आगे उसके बाद में है परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण। इन दोनों में अंतर होता है। देखें, परीक्षण संकरण F1 पीढ़ी में से प्राप्त जो संतति होती है उसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाया जाता है, जबकि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण प्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य यदि करवाया जाए तो उसे बाह्य कहते हैं। और यदि अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। ये दोनों एक ही प्रकार से हैं, जबकि इसमें अंतर ये होता है संकर पूर्वज संकरण में चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, नर या मादा के रूप में करवाया जाता है। ये इसी के 2 प्रकार हैं, ऐसा समझ सकते हो। जैसे F1 पीढ़ी का संकरण जनक के साथ करवाएं, यदि अब वह जनक अप्रभावी हो तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं, और यदि वह जनक प्रभावी हो तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। उसके बाद है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम जैसे कि नाम से पता होता है क्रॉस यानी कि उल्टा जिसे कहते हैं, यानी कि एक पहले लक्षण या पहली पीढ़ी से या पहली पीढ़ी में संकरण के लिए किसी एक पादप को नर और दूसरे पादप को यदि मादा मान लेते हैं तो अगले वाले पीढ़ी के लिए जो मादा माना गया था उसे नर मानते हैं और नर वाले पादप को मादा मान लेते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो ये था आज का हमारा विषय, आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावलियाँ, उनकी परिभाषाएं, उनको समझना। इसके बाद में एक और टॉपिक, एक और छोटा सा पॉइंट बचता है सुजन्यकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सुजन्यकी
विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव सुधार के लिए अध्ययन किया जाता है, उसे सूजननिकी कहते हैं। मानव सुधार या मानव हित के लिए, मानव के फायदे के लिए, चाहे वह रोगाणुओं से लड़ना हो, चाहे उसके वातावरण के, पर्यावरण के उसे अनुकूल बनाना हो, या उसमें जो मानव की नई जो रोग हैं, आनुवांशिक रोग हैं, उनसे लड़ने के लिए जो नई क्षमता प्रकट करनी हो, वो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव सुधार संबंधी कार्य किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूजननिकी कहते हैं। ये था पार्ट 2। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियम और उन तीनों नियमों का महत्व क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में या कहीं और औद्योगिक क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या सूजननिकी में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।